नमो नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। आप सभी का शास्त्र ज्ञान गंगा में पुनः स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा चल रही है और आज सूत्र आरंभ होगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। देख रहे हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। क्या करता है? सवर्ण संज्ञा। पहले सूत्र का थोड़ा अर्थ जान लें। तुलनम तुला, ठीक है ना, तुलनम तुला, तुल्यम च आस्यं च तुल्यास्यौ, द्वंद्व समास है। तुल्यास्यो प्रयत्नो यस्य वर्णजालस्य, यस्य वर्णस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम, ये समास हुआ। पहले द्वंद्व किया, फिर बहुव्रीहि किया। थोड़ा आपको जानना चाहिए समास, हल्का हल्का, ठीक है ना, इससे आपका संस्कार होगा थोड़ा थोड़ा। तो तुल्यास्य प्रयत्नम इति प्रथमा एकवचनांतम पदम, प्रथमा का एक वचन है। सवर्णम इति प्रथमा एकवचनांतम, प्रथमा का एक वचन है। कितने पद का सूत्र हो गया? दो पद का। कितने पद हो गए सूत्र में? दो पद हो गए। सूत्र क्या कहता है? देखिए लिखा है, तालवाद स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञम स्यात्। ये सूत्र का सामान्य अर्थ है। कहा तालवाद स्थान, क्या कहा? तालवाद स्थान। देखिए आप जानते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं। कोई भी वर्ण है उसका कोई ना कोई क्या है? उच्चारण स्थान है, ठीक है ना। जैसे हमारे मुख में दंत है, कंठ है, जिह्वा है, मूर्धा है कि नहीं है, ओष्ठ है, तालु है ना। तो ये क्या है? यही जो वर्ण स्थान है, इन वर्णों के स्थानों से ही क्या होता है? वर्णों के उत्पत्ति होती है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? तो कहा तालवाद स्थानम, क्या बोला? तालवाद स्थानम। तो तालवाद स्थान ये सारे हैं, है ना। अभी बताएंगे, एक एक करके आगे आएंगे कि किन किन स्थानों से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, ये आगे बतलाएंगे, ठीक है ना। पर पहले सूत्र का अर्थ समझ लीजिए कि तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्नश्च, और क्या बोला? आभ्यंतर प्रयत्नश्च। तालवाद स्थान आप समझ गए। कुछ आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। क्या होते हैं? कुछ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अभी आभ्यंतर प्रयत्न क्या है ये आगे आएगा, ये आगे कि आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्पृष्ट कौन होते हैं, इसद स्पृष्ट कौन होते हैं, विवृत कौन होते हैं, सब आगे आने वाला है, ठीक है ना। अभी हमें सिर्फ सूत्र का अर्थ जानना है, ठीक है ना। तो कहा तालवाद स्थानम और आभ्यंतर प्रयत्नश्च, और आभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न भी दो प्रकार के आगे आएगा, आभ्यंतर बाह्यश्च। प्रयत्न कह लो चाहे यत्न कह लो, दोनों में कोई अंतर। प्रयत्न बोले तो प्रकृष्टेन यत्नः, और यत्न तो यत्न है। आगे आएगा ना यत्नो द्विधा, क्या आएगा? लेकिन यत्न कहो प्रयत्न कहो कोई भेद। यहाँ पे इन्होंने प्रयत्न कह दिया, यहाँ पे क्या कह दिया? आगे यत्न कह देंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? तो कहा तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दो चीजें, ये दो बात हमें, तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। एतद्वयम्, एतत् दो चीजें हो गई ना। एक तो तालवाद स्थान हो गए और एक क्या हो गए? आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है ना, जिन जिन वर्णों के होंगे, ठीक है ना। एतद्वयम्, ये दोनों, यस्य जिस वर्ण के, जिस वर्ण के, ये न तुल्यम, जिस वर्ण के साथ, तुल्य मतलब समान, बात समझे ना, जिस वर्ण का, जिस वर्ण के साथ तुल्यम, अगर समान होंगे, मतलब मान के चलो तालवाद स्थान भी समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी, कोई ऐसे दो वर्ण है जिन दो वर्णों के तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों क्या है? समान है, तुल्य है। तो तन्मितः, तो उनके परस्पर आपस में सवर्ण संज्ञम स्यात्, उनकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। कुछ बात लगी कि नहीं लगी? यह सूत्र क्या करेगा? सवर्ण संज्ञा किनके करेगा? तो कहा तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दो चीजें जिन दो वर्णों की समान होगी,
बात समझ आ रही कि नहीं? उनके परस्पर तन्मितः, परस्पर आपस में सवर्ण संयम स्यात्, क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा होगी। कुछ बात लग रही कि नहीं लग रही है? अरे मान के चलो एक वर्ण है, उसका है कंठ, दूसरे का भी कंठ है ना, आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है, तो उन दोनों वर्णों की आपस में कैसी संज्ञा हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा। उन दोनों का आपस में सवर्ण हो जाएगा। पहले सूत्र का अर्थ लगा कि नहीं लगा? तो ये सूत्र करता क्या है? सवर्ण संज्ञा। किनके करता है मैंने आपको समझा दिया। आपको समझ आया क्या सुबल? कुछ लगी बात? कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? तो जिन वर्णों के तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न आपस में मिलेंगे, उन वर्णों की आपस में क्या हो जाएंगे? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। इतनी बात लग गई? ये सूत्र का सामान्य अर्थ। ठीक है, अब आगे आ रहा है रेल रे वर्णयोर मितः सावण्यम वाच्यम। एक वार्तिक है। क्या है? वार्तिक है। पाणिनि जी ने क्या बनाए? सूत्र बनाए। वार्तिक किसने बनाए? कात्यायन जी ने बनाए। और महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि जी ने। बताए ना, 3 मुनि है व्याकरण में। कितने मुनि है? पाणिनि जी, कात्यायन जी, पतंजलि जी। सूत्र तो किसने लिखे? पाणिनि जी ने। वार्तिक किसने लिखे? कात्यायन जी ने। किसने लिखे? और भाष्य किसने लिखा? पतंजलि। तो अब एक वार्तिक आ गया। ये क्या आ गया? ठीक है ना, वार्तिक भी कुछ बतलाता है। थोड़ा कुछ जो छूट जाता है ना, तो उसको कौन बतलाता है? वार्तिक बतलाता है। देखो कह रहा है रेल रे वर्णयोर मिता सावण्यम वाच्यम। एक रे वर्ण है। कौन सा वर्ण है? री है ना, आई और री लिख में आता है ना। और एक ली वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तो रे और ली 2 वर्ण है। वर्णयोः, इन दोनों वर्णों की मिथः, परस्पर सावण्यम वाच्यम, क्या होती है? सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। मतलब रे और ली इन दोनों की भी परस्पर क्या होती है? सवर्ण संज्ञा। अब ये क्यों कहा? क्योंकि री का स्थान अलग है और ली का स्थान अलग है। अभी आगे आने वाला है। अगर इस सूत्र की दृष्टि से देखा जाए तो री और ली इन दोनों की कभी भी सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि जिनका स्थान समान हो और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उन्हीं की क्या होती है? सवर्ण संज्ञा। होती है कि नहीं होती? लेकिन रे और ली इन दोनों के स्थान समान है। री किसी और स्थान से बोला जाता है और ली किसी और स्थान से बोला जाता है, तो उनकी सवर्ण संज्ञा होगी क्या? नहीं होगी। तो लेकिन होती है, लेकिन शास्त्र में होती है। तो उसी के लिए वार्तिक बनाया वार्तिककार जी ने कि रेल रे वर्णयोर मिता सावण्यम वाच्यम, कि रे और रे इन दोनों वर्णों के परस्पर क्या होती है? सवर्ण संज्ञा कहने चाहिए। कुछ बात लगे कि नहीं लगे? है? चलिए अब आगे बढ़िए। अब बात तो आ गई गुरुजी, आपने कह दिया कि जिनके तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो? समान हो, उनकी क्या होती है? वेरी गुड। लेकिन अब ये तालवादी स्थान क्या है? प्रश्न यहाँ पे बनता है कि तालवादी स्थान क्या है। हमें यही नहीं पता कि तालवादी स्थान क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो सवर्ण संज्ञा कैसे पता चलेगी? तो पहले हमें एक एक करके बतलाइए कि तालवादी स्थान क्या है। तो अब बतलाने जा रहे, एक एक स्थानों को बतलाने जा रहे हैं, और स्थानों से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है उसको भी क्या करने जा रहे हैं? बतलाने जा रहे हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? देखिए, पहले कहा अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। क्या बोला? अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीयाः तेषाम अकुह विसर्जनीयानाम। ये समास किया जाता है। ठीक है ना, पहले द्वंद फिर उसको सब मिला लो। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें देखो। अश्च, अश्च लेना अ, अश्च मतलब अ, कुश्च मतलब कु, कु क्या है रे? कुछ तो कु से क्या आएगा? कवर्ग। कु से किसको लेना है? तो कवर्ग बोले तो क ख ग घ ग हो गया, 5 वर्ण आ गए। फिर क्या है? ह। फिर क्या है? और विसर्जनीय, विसर्जनीय किसको बोलते हैं व्याकरण में? विसर्ग को ही विसर्जनीय कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई है? तो कितने वर्ण हो गए? 1 5 6 7 और 8 हुए कि नहीं हुए? अ से अ हो गया, कु से 5 हो गए, ह से 6 हो गया, 7 हो गए, और विसर्ग से 8।
तो इन 8 वर्णों का स्थान क्या है? कहा कंठ। क्या है? ध्यान रखना, ये सब कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। बोलो कहां से आ रहा है? क ख ग घ ग। कुछ हिल रहा है क्या? सिर्फ कंठ हिल रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ह विसर्ग को बोलो राम। लास्ट में विसर्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। इतनी बात समझ आगे नहीं आगे? तो किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है ये बतला दिया, ठीक है ना। अकु विसर्जनीय नाम कंठ। फिर कहा एचो यसानाम तालु। क्या बोला? एचो यसानाम तालु। अब तालु से कौन? तालु बोले तो तालु किसे बोलते हो? ऊपर। कहां पे ऊपर? हाँ, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जीभ के जो ऊपर होता है, ठीक है ना। च छ छ। जीभ के भी, जीभ जो है दांतों से पहले जो है, दांतों से क्या है जो, बात समझ आ रही? वहां पे जब जीभ जाती है तो वही स्थान क्या कहलाएगा? तालु कहलाएगा, ठीक है ना। तो तालु से कौन कौन बोले जाते देखो कहा। तो इश्चा चुश्चा यश्चा सश्चा इति इचो यसाहा तेसाम इचो यसानाम। कुछ बात समझ आई? नहीं क्या हुआ? एचो इश्चा चुश्चा यश्चा सश्चा इति एचो यसाह तेसाम एचो यसानाम। षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है ना। तो कौन कौन से वर्ण आ गए? ई से कौन आ गया? ई। चू से च छ ज झ य। फिर य। फिर स तालव्य स जिसे कहते हो ना, ताल स। सीटी मारेगा। क्या मारेगा? स सीटी आती है ना, तो सीटी मारो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो कितने वर्ण हो गए यहाँ भी? कितने हो गए? 5 6 7 8। अरे यहाँ भी तो 8 हो गए। तो इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। इतनी बात आपको समझ आई नहीं? तो इकार का चू से लेना है चवर्ग, य से य, स से स। ये 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब आ जाओ मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हो? मूर्धा तो अब अंदर तालु तो बोले तो दांतों के जो ठीक पीछे था, और उसके अंदर जो ऊपर है, समझे, जो गहरा है ऊपर को, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? मूर्धा। वो क्या कहलाएगा? चलिए देखो क्या। तो री री टू 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 से रेश्च तुश्च रश्च शश्च इति ऋतु रसाह तेसाम ऋतु रसाणाम, ठीक है ना। तो री से रिकार, टू से किसको लोगे? ट ठ ड ढ ण। तालु का वो मूर्धा कहाँ जा रही है? ट ठ ऊपर को जा रही है ना, अंदर के ऊपर को। बात समझ आ रही है? तो ट ठ ड ढ ण और र श श। एक तो स श, दोनों स में अंतर करो। एक है स, एक है श श श। बात समझ आ रही कि नहीं? इसलिए तीनों सकारों में अंतर करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? और कितने वर्ण हो गए? ये भी 8 हो गए। इतनी बात कोई दिक्कत हुई? चलिए आगे बढ़ जाइए। लिर्तो लसानाम दंताहा। क्या बोला? दंत। अब दांतों से भी कुछ बोले जाते। कहां से? क्या क्या? लिश्च तुश्च लश्च सश्च इति लिर्तु लसाह तेसाम लिर्तु लसानाम। बात समझ आई नहीं? ली से ली वर्ण ले लेना। तू से किसको लोगे? ता था दा धा न। हो गया 5। और ल से ल और स से स। दांतों से बोलना है सब। देखो ली ली ली, फिर ता था दा धा न, हल्का हल्का दांतों का स्पर्श होना चाहिए। ता था दा धा न, फिर ल ल ल, ठीक है ना। फिर स स स स, तीनों सकार। स श स श तीनों कर लोगे अब उच्चारण है? कहीं कर स स स स। क्या स स है? तो एक में सीटी आएगी, जो तालव्य था उसमें सीटी आएगी। स स है, फिर मूर्धा वाला श श श, फिर दंत स स स। दोनों दांतों को मारो। बात समझ आएगी नहीं है? तो तीनों सकारों का में उच्चारण आ रहे, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार। 3 सकार होते हैं कि नहीं होते? तो तीनों का समझ आया कि नहीं आया? चलो तो इन ये भी कितने हो गए? 8 वर्ण। अरे इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या है? दंता। चलिए उपोपदमानिया नाम ओष्ठो। क्या है? उच्च
पुश्च उपदमानीयश्च इति उपोपदमानीयाः तेषाम उपोपदमानीयानाम ओष्ठौ। अब दो ओष्ठ है ना हमारे, ओष्ठ बोले तो होठ, बात समझ आ रही नहीं आ रही? तीन होठों से भी कुछ बोला जाता है। किन से बोला जाता है? हाँ, सब कुछ होठों से नहीं बोला जाता, कुछ होठों से बोला जाता है ना। हम तो आजकल सब होठों से बोलते हैं, लेकिन कुछ दांतों से, कुछ मूर्धा से, कुछ दंत, अलग अलग वस्तुओं से बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ओष्ठ से क्या बोलना है? ऊ ऊ ऊ ऊ, बात समझे? पू पू बोले तो प फ ब भ म, पवर्ग, बात समझ आ रही कि नहीं? फिर एक उपदमानीय वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? वेदों में कुछ उपदमानीय आगे आएगा, जिह्वा मूल्य उपदमानीय, दो वर्ण है, ठीक है ना। तो कौन से उपदमानीय है और कौन से जिह्वा मूल्य आगे आएंगे, तो उनका भी उच्चारण स्थान होता है, ठीक है ना। तो उसी को उपदमानीय क्या है मैं आगे बतलाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठौ। क्या है? एक ओष्ठ नहीं, दोनों ओष्ठौ कहा, द्विवचन कर, रामौ, तो ओष्ठौ द्विवचन। क्यों कहा? कि दोनों ओठ, एक ओठ से नहीं चलेगी बात, बात किससे चलेगी? दोनों ओठों से, बात समझ आ रही है? तो प फ ब भ म है। तो चलिए आगे बढ़ जाए। यम गणनानाम नासिकाच्च, यहां तक आ जाओ। तो यश्च मश्च गश्च णश्च नश्च इति यम गणनाः तेषाम यम गणनानाम। नासिका भी है ना, आया था ना, मुख नासिका वचन और नासिका पढ़ाया था। तो इन सभी वर्णों का मुख और नासिका है, तो हमें वैसे उच्चारण का करना चाहिए। तो इनका नासिका किसका? य का, म का, ग का, ण का और न का, ये 5 वर्ण है। प्रत्येक वर्ग के पंचम, प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग है ना। कु चू टू तू पु, कु से कवर, चू से टवर चवर्ग, टू से टवर्ग, पू से पवर और तू से तवर्ग, ये 5 वर्ग हुए कि नहीं हुए? तो इन 5 वर्गों के क्या ये अंतिम है, पांचवे है। बात समझ आई कि नहीं आई है? तो क्या हुआ? यम गणना नाम नासिका च। च, अब देखो च बात करिए यहाँ पे, क्या करे? च का क्या अर्थ होता है पता है आपको? और। च का क्या अर्थ होता है? ये अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है और। इसका मतलब नासिका के साथ और कुछ भी है, नासिका के साथ और कुछ क्या? तो देखो अभी हमने सब पढ़े ना, देखो आपको कु में भी तो क्या आ गया था? क ख ग घ ग, ये जो ग है ये तो कु में भी आ गया था, तो इसका स्थान तो कंठ हो चुका है, फिर नासिका भी कर दिया, तो इसका मतलब इसका नासिका भी होगा और कुछ बात समझो। उस वर्ग के वो भी ले लेने। उसी प्रकार से च में क्या आएगा? च छ ज झ य, तो य का जिस प्रकार से तालु है उसी प्रकार से नासिका, तो नासिका और तालु होगा उसका। बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब दो स्थान हो गए कि नहीं हो गए? तो ये देखो टू में क्या आएगा? टा ठा डा ढा ण आएगा कि नहीं आएगा? तो ण का नासिका भी है और मूर्धा भी है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि मूर्धा में है ना वो। उसी प्रकार से तू में क्या आएगा? न, तो न का जिस प्रकार से नासिका है उसी प्रकार से दंता भी है। कुछ बात लगे कि नहीं लगे? और प में क्या आएगा? प फ ब भ म, तो म का जिस प्रकार से नासिका है उसी प्रकार से। कुछ लगा कि नहीं लगा? तो ये जो ये 5 है यम गण न, इनका नासिका भी लेना और उन वर्गों को भी ले लेना जिस वर्ग के वो है। कुछ बात समझ आई कि नहीं आई है ना? तो इस तरह से हमें च से यहां तक हो जाए क्लियर। आगे कहा ए दे तो कंठ तालु, क्या बोला? दो वर्ण है, एत और ऐत, 2 वर्ण है यहाँ पे। कितने वर्ण है? एत और ऐत। एत से ए को लेना और ऐत से आई को लेना। ए ओंग आई औच 2 आए कि नहीं आए? तो ए और आई किन वर्णों को? कौन कौन? ए और आई। तो ए दे तो हो कंठ तालु, तो ए और आई का क्या स्थान है? कंठ भी है और तालु भी है। ध्यान रखना, कंठी कंठ नहीं है, तालु तालु। ए और आई ये दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। यहां तक क्लियर हो गया? ओदो तो कंठोष्टम,
ओच औच इति ओदोतो तयोः ओदोतो। तो यहाँ पे दो वर्ण है, एक है ओत और एक है औत। तो मतलब ओत और औत से किसको लेना? ओ और औ को। किसको? ओ और दो वर्ण है ना, ए ओंग आई औच में आए कि नहीं? ओ और औ दो आए कि नहीं आए हैं? तो ओ दो तो कंठोष्टम। तो ओ और औ के क्या स्थान है? ओष्ठ दो है, कंठ भी है और ओष्ठ भी। तो कंठोष्टम ओ दो तो हो। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे क्या कहा? वकारस्य दंतोष्टम। एक वकार है, वकार बोले तो व, वकार बोले तो व, तो इसका स्थान क्या है? दंतोष्टम। दांत भी है और वो बात समझ आ रही है नहीं? तो दंतोष्टम। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। क्या बोला? मैंने बताया था ना, एक उपदमानीय वर्ण है और एक जिह्वा मूल्य वर्ण भी होता है। कौन सा वर्ण होता है? ये भी वेदों में आया है, तो उसको भी आगे बतलाएंगे। वो जिह्वा मूल्य किसे कहते हैं, उपदमानीय किसे कहते हैं, लेकिन उसका उच्चारण स्थान बता रहे जिह्वा मूलम। जिह्वा का जो मूल भाग है, बात समझे? मूल बोले तो जो शुरुआत का भाग होगा, तो वहीं से उसका क्या होता है? उच्चारण होता है। किसका? जिह्वा मूल्य वर्ण का। किसका? इतनी बात समझ आ गई? और नासिका अनुस्वारस्य। क्या बोला? अनुस्वार तो आप जानते ही है सब, संस्कृत में तो अनुस्वार ही है जो है। गुरु जी बस अनुस्वार लगाते जाओ, संस्कृत हो जाती है। कहते हैं ना कहीं बिंदा और अनुस्वार दो चीजें लगाओ और संस्कृत बन गई हिंदी में, है ना? तो वही अनुस्वार है। क्या है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? ये बोल रखा है बस। तो अनुसार बोले तो जो बिंदा होता है ऊपर, ठीक है ना? तो उसका स्थान क्या है? नासिका। वो नाक से बोला जाएगा। रामम, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हरिम, बिंदा आता है, बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इसका अनुसार का क्या है? नासिका। यहां तक बात समझ आई आपको? तो ये सभी वर्णों के क्या हो गए? तालवादी स्थान हो गए। क्या हो गए? अब इसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न क्या, आप इनको समझेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। आपको वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, किन किन वर्णों से किन किन स्थानों से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ये हमें समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना? व्याकरण में एक भी वर्ण बड़ी शुद्धता से बोला जाता है। संस्कृत का कहते हैं ना, संस्कृत बहुत बिल्कुल आराम से शुद्धता से बोलनी है, लेकिन कब बोलोगे? जब आपको वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तब तक संस्कृत नहीं बोल पाओगे। तो इसलिए आपको जानना है कि किन वर्णों को कहां से हमें बोलना है। गुरुजी दांत से कौन से बोलने, होठों से कौन से बोलने, कंठ से कौन से बोलने, तब आपका वर्ण बिल्कुल क्लियर जाएगा, जिसके कान में जाएगा। बात समझ आ रही नहीं है? तो इसलिए आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? इसको याद करिए। मैं समझता हूँ सबको समझ आ रहा होगा, और आप लोग भी जो भी YouTube में देख रहे हैं उनको भी समझ आ रहा होगा। और आपको कोई दिक्कत कहीं पे हो तो जरूर अपनी टिप्पणी में लिखे, कमेंट्स करें, और वहां पे मुझे बताएं कि आपको कहां पे दिक्कत आ रही है। मैं उसका समाधान दूसरी वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और कुछ यहाँ पे नेटवर्क इश्यू हो रही है, जिसके कारण मैं डेली वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मेरे पे समय मिल रहा है और सुविधा हो रही है, उस तरह से हम अपना कार्य करते जा रहे हैं। तो आप सभी संतुष्ट होंगे मैं समझता हूं। और इसी के साथ इस शास्त्र ज्ञान गंगा चैनल को आप आगे प्रसारित करें, पढ़ने वाले जिज्ञासुओं को इसको पहुंचाएं और लघु सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान अवश्य प्राप्त करें। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करता हूं। सर्वेभ्यो नमो नमः।